हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी जर्नी। इस चैनल पे हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज। बट आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी का एक चैप्टर ना करके एक न्यूज कवर करेंगे जो आई थी 30 अक्टूबर के न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में। ये न्यूज है एक्सप्लेन सेक्शन की और ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। जिस कॉन्सेप्ट का नाम है लुईस मॉडल। लुईस मॉडल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रेलिवेंस है, विल टॉक अबाउट ऑल दिस। इस मॉडल में हम दो सब टॉपिक और करेंगे जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये इस दोनों इंपॉर्टेंट है इस मॉडल को समझने के लिए। सो विल गेट बैक टू दैट एंड एट द लास्ट विल डू दिस कोटेशन विच सेज फार्म टू फैक्ट्री से मूव करके अब हमें जाना चाहिए फार्म एज अ फैक्ट्री पे। अब ये क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसका क्या रेलिवेंस है, ये भी हम डिस्कस करेंगे एंड ये है इम्पोर्टेंस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे लुईस मॉडल की। लुईस मॉडल हमें दिया था आर्थर विलियम लुईस ने और उसके लिए इस मॉडल के लिए इन्हें 1979 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था इस मॉडल के लिए। अब ये मॉडल होता क्या है? ये मॉडल एक डुअल स्ट्रक्चरल मॉडल है। डुअल स्ट्रक्चर का मतलब इसमें दो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की बात की गई है। हम सबको पता है इकोनॉमी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इज अ प्रोड्यूसिंग मतलब जिसमें रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम रॉ मटेरियल को किसी एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग वैल्यू टू इट, दैट्स अ सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर क्या होता है? जो कि सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, जो भी सर्विस रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी की सारी आती है हमारी टर्शरी सेक्टर में। तो ये डुअल सेक्टर मॉडल है जिसमें दो सेक्टर्स हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी में मेनली एग्रीकल्चर एंड सेकेंड है इसमें सेकेंडरी सेक्टर जिसमें बात की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री की। तो ये दो सेक्टर्स पे बेस पे है लुईस मॉडल और इसको किसने दिया था? आर्थर विलियम लुईस ने। और इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का 1979 में। अब फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ये डुअल सेक्टर मॉडल है जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात की गई है कि कैसे एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये कैसे और क्यों होना चाहिए, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जो लुईस हैं वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, कोई भी इकोनॉमी स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है या प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी होती है जिसमें लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या आता है, एक स्टेज आती है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉस्ट डिमिनिश होनी शुरू होती है, मतलब कम होनी शुरू होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉस्ट जिसे कहते हैं हम एमपीसी, ये क्या कम होनी शुरू होती है? डिमिनिश, कम होनी शुरू होती है। अब ये क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन अ मिनट, बट पहले एक मॉडल का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लीजिए, फिर मैं ये आपको बताऊंगी क्या होता है। ये कम होनी शुरू होती है। अगर ये कम होनी शुरू हो जाती है तो उस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है। एमपीसी कम होने के कारण डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होती है? बढ़ जाती है एमपीसी कम होने के कारण। अब जो इसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ये क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी, वेट अ मिनट। होती है तो इससे हम इस सेक्टर से जो लेबर्स हैं
वो निकाल के हम सेकेंडरी सेक्टर में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में शिफ्ट कर सकते हैं फॉर अ स्लाइटली हायर वेज कॉस्ट। और ये जो एग्रीकल्चर में उन्हें वेजेस मिल रही है उससे ज्यादा तो वेजेस मिलेंगी ही नहीं यहाँ पे। ऊपर से जो उनका जो वेज और कॉस्ट एनालिसिस होएगा वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में उनका एमपीसी अभी राइज पे है, कि मतलब जितने ज्यादा हम और लेबर एम्प्लॉय करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉस्ट और प्रॉफिट रेशियो इम्प्रूव होएगा। अब ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये बहुत सिंपल सा एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। इसमें होता है कि एक कोई भी पीस ऑफ वर्क हो सकता है, जरूरी नहीं एग्रीकल्चर हो, जरूरी नहीं फैक्ट्री हो, कोई भी हो सकता है। एक पीस ऑफ वर्क जिसपे जितने जने जरूरी हैं उस काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के लिए उससे ज्यादा जने उस काम को करने में इन्वॉल्व। अब इससे क्या होएगा? सपोज एक पीस ऑफ लैंड है जिसपे फार्मिंग करने के लिए यू नीड ओनली 5 पीपल, बट ये जिस फैमिली के लैंड है उसमें है 10 लोग। तो ये 10 के 10 जने इस एग्रीकल्चर लैंड की फार्मिंग में इन्वॉल्व है। जरूरत थी 5 की, लगे हुए हैं 10। अब इससे क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा 5 जने हैं वो ना तो कोई एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है। इस पे ये तो है नहीं कि 5 जने आप एक्स्ट्रा और लगा दोगे तो ज्यादा क्रॉप्स हो जाएंगी। जितनी लैंड है उतनी ही क्रॉप्स होंगी। लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स। और तो इस कारण से इनकी लेबर भी वेस्ट हो रहे हैं, इनके एफर्ट भी वेस्ट हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन नहीं रहा। और जो ये 5 लोग हैं ये किसी और सेक्टर में या किसी और ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होके जो अलग से इनकम, जो अलग से वेजेस कमा सकते थे उसका लॉस और हो रहा है। तो ये होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कि डिस्गाइज का मतलब होता है छुपी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। कि जब बेरोजगारी छुपी हुई हो, हमें दिख ना रही हो, उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें देखा जाए तो कायदे से जो वो 5 एक्स्ट्रा लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है क्योंकि वो इकोनॉमी में, देश की आर्थिक व्यवस्था में, इकोनॉमी में कोई एक्स्ट्रा आउटपुट, कोई एक्स्ट्रा इनकम ऐड नहीं कर रहे। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, एफर्ट्स, labor, and they are also losing their money. This is called disguised unemployment. अब अगला कॉन्सेप्ट था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉस्ट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मार्जिनल का मतलब होता है कि वन, मार्जिनल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में वन, इट्स अ यूनिट, वन। कि हम किसी भी चीज को अगर एक यूनिट से, एक नंबर से इंक्रीज करें, सपोज एक फैक्ट्री में 10 लोग एम्प्लॉयड हैं तो हम 10 की जगह 11 कर दें, या फिर एक फैक्ट्री में 9 मशीनरी है, 9 की जगह 10 कर दे, तो वो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट या एक्स्ट्रा लेबर हमने ऐड की है उसका हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसका कॉस्ट बेनिफिट हमें कितना है, उसकी प्रोडक्टिविटी उसके कॉस्ट के मुकाबले कितनी है। कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी कॉस्ट होती है। लेबर है तो अपनी वेजेस मांगेगी, मशीन है तो डेप्रिशिएट होएगी, लैंड है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, और कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसकी हर एक की कॉस्ट होती है। अब वो कॉस्ट से हमें प्रोडक्टिविटी बेनिफिट कितना मिल रहा है ये हम किससे डिटरमाइन करते हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का एक रूल होता है, इसका जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा से इन्वर्टेड यू होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले तो इंक्रीज करती है फिर डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? सपोज आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है,
एंड यू स्टार्ट ईटिंग चपाती। तो आपने जो पहली चपाती खाई, आपको बहुत तेज भूख लगी थी, उससे आपको सेटिस्फेक्शन, उससे आपको हैप्पीनेस ज्यादा मिलेगी। आपने दूसरी चपाती खाई, क्योंकि आप बहुत भूखे थे तो पहले से थोड़ा कम पेट भरा होगा, दूसरी खा के और सेटिस्फेक्शन और तृप्ति मिलेगी। तीसरी से हो सकता है थोड़ी से ज्यादा और मिले, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपका पेट भर चुका होगा, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी उन चपातियों की पीक पे होगी। उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा चपाती खाएंगे, क्योंकि आपकी भूख तो सेटिस्फाई हो चुकी है, वो आपके लिए क्या करेंगे, आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू करेगी, क्योंकि ओवर ईटिंग हार्मफुल होती है। तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उस चपाती की, वो उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिमिनिश करनी शुरू हो जाएगी। मतलब जितनी वो चपाती कॉस्ट कर रही है, उसके हिसाब से वो आपको सेटिस्फैक्शन, आपको बेनिफिट नहीं दे पा रही। वैसे ही कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, कोई भी रॉ मटेरियल हो, हर एक की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। अब इस केस में लुईस मॉडल में हम बात कर रहे थे लेबरर्स की, कि एक सेक्टर के लेबर को हटा के हम दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम एग्रीकल्चर से लेबर ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, इंडस्ट्री में। अब एग्रीकल्चर में जो लेबर्स है इस टाइम पे इंडिया में भी अगर हम देखें तो मेजरली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है, जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमिनिश हो चुकी है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं नेगेटिव में भी जा सकते हैं, कि मतलब वो लोग कोई बेनिफिट तो दे ही नहीं रहे, हमें हार्म और कर रहे हैं, क्योंकि उसके बजाय अगर वो किसी और चीज में इन्वॉल्व होते तो बेनिफिट होता है इकोनॉमी को। तो जो बेनिफिट अगर हम खो रहे हैं तो वो हमारा लॉस है। अगर हम इन एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री में ट्रांसफर करते तो इंडस्ट्री वाले क्या करते, इन्हें जो लेबर को जो वेजेस देते, एक तो एग्रीकल्चर में जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा होता, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, इससे ज्यादा तो एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकती, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ लैंड। क्योंकि लैंड लिमिटेड है तो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस भी लिमिटेड है, तो इससे ज्यादा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब इंडस्ट्री में आके एक तो वो ज्यादा वेज कमा पाते, पर वो वेज जो फैक्ट्री ओनर्स है उनके लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस वेज की हाई होती, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ काम करना शुरू ही किया है। तो इट्स ऑन राइज राइज वाला ग्राफ होता इस इंडस्ट्री के लिए, अगर हम एग्रीकल्चर में से लेबरर्स को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। वो राइज क्यों होता, क्योंकि पहले सपोज करते हैं एग्रीकल्चर में एक कंट्री में 100 पीपल हैं और 100 के 100 एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे, इंडस्ट्री में कोई भी नहीं था। अब इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोई तो चाहिए, तो जैसे सपोज एक आदमी आया, यहाँ पे वो 10 रुपए कमा रहा था समहाउ, पर ये इंडस्ट्री वाला कहता है कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 20 रुपीज दूंगा, ठीक है, आपकी वेज 20 होगी, आप पर मेरे लिए काम करना पड़ेगा। एक तो उससे वेज डबल मिल रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जो वो वेज है उसके लिए इंडस्ट्री में काम होना शुरू होगा। अब इंडस्ट्री में काम होना शुरू होगा तो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दे विल बी एबल टू अर्न अ रेवेन्यू, रेवेन्यू होगा तो प्रॉफिट होएगा। तो इसलिए जैसे जैसे लोग इसमें ट्रांसफर होते जाएंगे टिल दिस पॉइंट, टिल इंडस्ट्री के पीक तक, वैसे वैसे इंडस्ट्री का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व इंक्रीज होता जाएगा। और क्योंकि सारे के सारे इसी में एम्प्लॉयड थे और यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, तो इंडस्ट्री में यहाँ तक के लोग अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये था लुईस मॉडल का कहना कि हम एग्रीकल्चर से लोग निकाल के इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो ये मॉडल है ये चाइना ने बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। इसलिए हम देखते हैं कि 1950s के टाइम पे इंडिया और चाइना की ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट सेम थी, सिमिलर थी, इनफैक्ट चाइना हमसे थोड़ा सा पीछे ही था। बट टुडे चाइना इज मच 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 अहेड ऑफ इंडिया in terms of economy, GDP, because of successful implementation of Lewis model। वो अपने प्राइमरी सेक्टर से लोगों को इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर पाए, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कॉस्ट
बढ़ा पाए, जिस कारण से उनका कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट जो रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ और वो लोग ज़्यादा ग्रो कर पाए, ज़्यादा इनकम कर पाए। अब इंडिया में ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ, इंडिया ठीक से नहीं कर पाई, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। बट क्या अब क्वेश्चन ये उठता है कि आज के टाइम में ये मॉडल है 1950s का, अब चल रहा है 2023, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 2023 में इंडिया ये मॉडल दोबारा से इम्प्लीमेंट कर सकती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इट्स एन आउटडेटेड मॉडल। 1950s की इकोनॉमी अलग थी और 2023 की इकोनॉमी अलग है। आज के टाइम पे अगर हम देखें, जितनी भी फैक्ट्रीज है, प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी मैकेनाइज होते जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स एंड कैपिटलाइजेशन के थ्रू हेवी मशीनरीज, इनसे काम होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कम होती जा रही है और कैपिटल और मशीन वाली टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती जा रही है। तो इतनी लेबर की डिमांड अब फैक्ट्रीज में भी नहीं है। तो इनके लिए सॉल्यूशन के लिए कि अब इंडिया को आज के टाइम में क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर में एक फ्रेज था जो था, पहले हम लोग मॉडल करते थे कि फार्म टू फैक्ट्री, कि फार्म से निकाल के लोग फैक्ट्री में ट्रांसफर करो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमें क्या करना चाहिए, फार्म एज अ फैक्ट्री। अब हमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए इंडिया को, फार्म एज अ फैक्ट्री। फार्म एज अ फैक्ट्री का मतलब कि हम अपने फार्म को ही एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, इसके मेन 2 पॉइंट्स है। पहली चीज तो फार्म आपको रॉ मटेरियल हैंडी है और आजकल आपको पता है बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कितनी मार्केट है, कितनी डिमांड है। तो बायो और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट कैप्चर करने के लिए हम अपने जो फार्म के रॉ मटेरियल, जो फार्म का प्रोड्यूस है, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी फॉर्म पे एक स्मॉल स्केल प्लांट लगा के, जो एक्स्ट्रा आपके पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके फार्म में हो रही है, वो लोगों को उस स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में ट्रांसफर करके, रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में ट्रांसफर करके हम ये वाली मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारा फार्म भी हो गया और फार्म के साथ साथ वो फार्म एक फैक्ट्री भी हो गया। दूसरा, फार्म वेस्ट को हम यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल। हम जानते हैं इन दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मेन कारण क्या बोलते हैं इस टाइम पे, स्टबल बर्निंग। जो फार्म की जो क्रॉप का जो बचा हुआ भूसा होता है, जो चारा होता है, उसे जला देते हैं टू प्रिपेयर द लैंड फॉर नेक्स्ट सोइंग सीजन। अब उसको जला के ना सही, अगर आप अपने फार्म पे ही एक छोटी डिस्टिलरी, एक छोटा प्लांट लगा लें, तो इस जो फार्म वेस्ट है आपको, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बायोफ्यूल्स में, मेनली इथेनॉल में। इंडिया की पॉलिसी भी है कि हम 20% पेट्रोल में एथेनॉल, पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करना चाहते हैं। दैट्स आवर विजन, दैट्स आवर पॉलिसी इंडिया की। तो वो हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम बायोफ्यूल्स में बायोगैस बना सकते हैं। एक पिट खोद के उसमें जितना भी फार्म वेस्ट है वो डिपॉजिट करके उसे एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बायो वेस्ट को बायोगैस में कर सकते हैं। और जो नीचे बचा, दैट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनिक मैन्योर which can be used to prepare land for agriculture. So इस तरह से हम फार्म को एक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल, हमारी बेसिक इकोनॉमी, हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स भी हों और साथ साथ एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी जनरेट हो। क्योंकि फार्म टू फैक्ट्री वाला टाइम जा चुका है, अब एक फार्म को ही एज अ फैक्ट्री बनना पड़ेगा फॉर इंडिया टू हैव अ better and more robust economic growth and a better GDP. So that was the Lewis model जो 1950s का मॉडल है, और ये है आज के टाइम का सॉल्यूशन, जिसमें हम कहेंगे फार्म को ही फैक्ट्री बनना पड़ेगा, फार्म एज अ फैक्ट्री।
That's all for today. Thank you. Please don't forget to like, share and subscribe.